गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा होगा आप लोगों को, आज संडे है और सुबह संडे आना मतलब, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग यू लव फ्रॉम सिविल सर्विस, मतलब आप प्यार करते हो ना सिविल सर्विस से, कर ही रहे हो तभी आप हैं। और वो बोला जाता है वो प्यार ही क्या जो तकलीफ़ ना दे, तो सिविल सर्विस आपको इस पूरी प्रिपरेशन में बहुत तकलीफ़ देने वाला है, तो मान लीजिए आप, ठीक है। सो कुछ लोग नए दिख रहे हैं मुझे शायद आज ही है कि आए थे आप लोग कल, आज ही आए हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो देखो हम एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, कल हमने एक टॉपिक डिस्कस करा था, एग्रीकल्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? एग्रीकल्चर के बारे में। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये मान के चलिए आप, इस पूरे सिलेबस में अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वुमेन्स के बाद तो ये है। मतलब हाफ ऑफ द सिलेबस या 20-30% सिलेबस वुमेन्स कवर करती हैं आपका सेकंड पेपर का, और आगे जाके ऐसे का भी कवर कर लेती हैं फिर। और तो एग्रीकल्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कल, कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी, पर घबराने की बात नहीं है, हम फिर डिस्कस कर लेंगे उनको। तो जो चीज़ मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, वो चीज़ थी कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर का नेचर क्या है, इस पे हम बात कर रहे थे। किस पे बात कर रहे थे? नेचर, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकृति। मैंने आपको वर्ड समझाया था कि नेचर का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और हम वो पेपर में लिख कर आते हैं जो हम पढ़ते हैं, हम वो अटेम्प्ट करके कभी नहीं आते पेपर में जो आपसे वो पूछा जाता है। फिर आप बोलते हो पेपर में जाके, जब आप कॉपी अपनी देखते हो कि यार हम लिख कर तो सब सही आए थे, फिर हमें नंबर क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपने सिर्फ पेपर में एक वर्ड देखा था एग्रीकल्चर, और आप खुश हो गए, वाह एग्रीकल्चर आ गया, चलो लिख लो। आपने इसके आगे और पीछे वाले वर्ड्स देखे ही नहीं है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है एग्रीकल्चर के बारे में। सो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि सामने वाला किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछता है, आस्क किस टाइप के। तो कई बार दो क्वेश्चंस में मैंने बताया, दो क्वेश्चंस पेपर में बहुत जनरल आस्क किए जाते हैं, एक होता है नेचर और एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। इन दो वर्ड में हमेशा लोग कंफ्यूज भी होते हैं और एक जैसा आंसर भी लिख देते हैं। कल मैंने आपको बताया था नेचर का मतलब क्या होता है, जो कल थे वो बताओ थोड़ा सा मुझे। सैटरडे को कौन कौन था आप लोगों में से? आप थे, और कौन था? हाँ, दो ही लोग थे बस, अभी थे तीन। हाँ, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स? क्या होता है, कल बताया था मैंने आपको, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रकृति और विशेषताओं में अंतर क्या होता है? हाँ, मतलब कुल मिला के नेचर जो आप नॉर्मली कर रहे हो वो आपका नेचर है, और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आपकी स्पेशलाइजेशन। मैं गुस्सा होता हूँ, मैं नॉर्मल रहता हूँ, या मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, दिस इज़ माई नेचर। और मैंने कल बताया था मैं कपड़े अच्छे धोता हूँ, मैं रोटी अच्छी बनाता हूँ, दिस इज़ माई कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मेरी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एग्रीकल्चर के हम नेचर की बात कर रहे थे कि हमारा एग्रीकल्चर दिखता कैसे है। सामने से आप एग्रीकल्चर को देखकर ये पता लगा सकते हो कि इंडिया का एग्रीकल्चर कैसा है, अच्छा है बुरा है। जैसे आप देख सकते हो ना, किसी के नेचर को देखकर आप उस पर्टिकुलर इंसान को जज कर सकते हो। तो सेम आप एग्रीकल्चर को देखकर ये देख सकते हो कि जो एग्रीकल्चर है वो किस टाइप का है, अच्छा है बुरा है। हमारा एग्रीकल्चर तो कैसा है? हमारा एग्रीकल्चर अच्छा और बुरा, बढ़िया है, मस्त चल रहा है? नहीं चलना ना यार। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर, मतलब कोई चीज़ अभी एग्रीकल्चर नहीं, सभी चीज़ में दिक्कत है, पर एग्रीकल्चर में ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि मैंने आपको कई सारे डाटाज यहाँ पर दिए थे, और ये डाटा पॉइंट आउट करते हैं कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम एग्रीकल्चर में है। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, और वो हमारे लिए मतलब एक बहुत ही ज़्यादा सेम की बात भी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1950 में, अगर मैं बात करूँ, इंडिया कब आज़ाद हुआ था? व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, 1947 में। तो चलो हम, वैसे तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम आज़ाद नहीं हुए थे, हमको किया गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर आपको मारने के लिए नहीं आए थे। उनका मेन मोटिव ये था एक्सप्लोरेशन करना। क्या करना है? एक्सप्लोरेशन। आपको एक चीज़ और बहुत अच्छी बताता हूँ, कभी आपको बहुत अच्छे काम में आएगी। देखो, कभी भी आप कॉजेज लिखो किसी चीज़ के, लिखोगे ही आगे जाके, एक जनरल क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि राइट डाउन द कॉजेज ऑफ समथिंग, आता है किसी के कारण लिखिए।
तो हम क्या करते हैं, कारण को कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं, इकोनॉमिक लिख दिया, पॉलिटिकल लिख दिया, सोशल लिख दिया, या पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक। हमें इससे मतलब नहीं है कि इनमें कोई कनेक्शन होता है कि नहीं होता, पर मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ आज। आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे और आपको कभी भी कॉजेस, किसी के भी कॉजेस रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हमेशा याद रखना कि जो कनेक्शन होगा वो हमेशा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल। अगर आपको किसी इंसान की कुर्सी छीननी है तो सबसे पहले क्या करोगे? जाओगे और उठा दोगे उसको, जा उठ। सबसे पहले आप उसे इकोनॉमिकली वीक बनाओगे। सबसे पहले ब्रिटिश अंग्रेज आए, कब आए अंग्रेज? 1600 में ना, 1600 16,000 में अंग्रेज क्या होते हैं, भारत आते हैं। आके ही भारत को जीत लिया उनने? नहीं जीता ना। पहले क्या करा? शुरू के 100 सालों तक उनने क्या करा? आपने थोड़ा बहुत अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो 1764 में हुआ है बक्सर का बैटल और प्लासी का बैटल। उसके बाद उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर आई है। इससे पहले उनके हाथ में कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी, सिर्फ उनने इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन करा हमारा। हमको क्या बनाया? इंडिया इज अ, कौन थी हम, सोने की चिड़िया? इंडिया इज अ गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया थे हम। और अंग्रेज आए और हमको क्या करा? ऐसी चिड़िया बना दिया जो उड़ भी नहीं पा रही अब, सोने की तो दूसरी बात है। तो 150 सालों तक उनने हमारा सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन करा। हमको पहले बनाया भिखारी। अब कोई इंसान गरीब है और वो कुर्सी पे बैठा है, दो चांटे मार के उठा दोगे आप उसे? उठा दोगे कि नहीं उठाओगे? उठा दोगे। क्या देखोगे आप? जितनी भी पॉलिटिकल, जितने भी लॉज, जितने भी पॉलिटिकल इनिशिएटिव है ब्रिटिशर्स के, वो 1757 के बाद आएंगे, पहले कोई नहीं आएगा। आएगा क्या? पहले नहीं आएगा। अब उनको हमारा पॉलिटिकल एक्सप्लोरेशन करना है। अब उनको हमारा जो सिस्टम है उसको चेंज करना है। दो काम कर लिए उनने, इकोनॉमिक काम कर लिया, पॉलिटिकल। पर तीसरा काम बचा है अभी। कौन सा? सोशल। जब तक आप सोसाइटी को चेंज नहीं करोगे, जब तक लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। मानेंगे क्या? आप मेरी बात कब मानोगे? मैं बहुत अमेरिका से आया हुआ हूँ, आप मेरी बात मान लोगे? मेरे से रहने लगोगे? जैसे ड्रिंकिंग बियर इन इंडियन सोसाइटी इज टैबू, नहीं पी सकते। पी सकते हो क्या? नहीं पी सकते। पर ड्रिंकिंग बियर इन फॉरेन सोसाइटी इज कॉमन। पापा खुद बुलाते हैं, आओ पियो हमारे साथ। नहीं, यहाँ नहीं कर सकते। तो मैं आपको अगर ये सब चीज़ें बोलूँगा आप नहीं करोगे, नॉर्मल सी बात है। तो ब्रिटिशर्स को अगर आपको जीन्स पहनाना है, और पहनाना है उनको, क्यों पहनाना है? क्योंकि उनको एक्सप्लोरेशन करना है आपका, उनको अपनी चीज़ें आपको यूज़ करवाना है, तभी तो आपका एक्सप्लोरेशन होगा। यहाँ से वो कॉटन ले जाते थे और कॉटन को फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के आपको बेच देते थे। 10 रुपए का कॉटन ले जाते थे और 200 रुपए का पेंट आपको बनाते थे। पर आप नॉर्मल इंसान हो, आप पंचा धोती कुर्ता पहनते हो, आप जीन्स क्यों पहनोगे? वाई आर यू वियरिंग जीन्स? नहीं पहनोगे ना। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सोसाइटी को चेंज। और सोसाइटी को चेंज करने के लिए सबसे खतरनाक वीपन कौन सा है? द मोस्ट इफेक्टिव वीपन टू चेंज द सोसाइटी। अगर आपको कोई समाज को चेंज करना है तो कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप समाज को चेंज कर सकते हो? एजुकेशन। तभी तो बोला जाता है एजुकेशन इज अ रियल इन्फ्लुएंसर। मतलब एजुकेशन से आप हर चीज चेंज कर सकते हो। तो आप क्या देखोगे? 1835 में मैकाले आया और इसने बोला द मीडियम ऑफ इंडियन एजुकेशन इज इंग्लिश। और अब आप आराम से जीन्स पहन रहे हो। हम अपने कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं। हम, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको कि कैसे एक कल्चर डोमिनेशन में है और एक कल्चर आपका नीचे दबा हुआ है। ब्रिटिशर्स ने हम पे 100-200 सालों तक राज करा, ये तो आप फैक्ट है। तो हमें ये चीज पता लग गई कि उनका कल्चर हमारे कल्चर से अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि एक कल्चर आप पे 200 सालों से क्या कर रहा है? राज कर रहा है। और इसके गवाह आप ही हो। आज मैं आपको बता देता हूं। जैसे बीइंग अ फेयर कॉम्प्लेक्शन इज वेरी गुड इन इंडिया राइट नाउ। अगर आप गोरे हो तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? और सब गोरे होना चाहते हैं? ब्रिटिशर से आने से पहले सब गोरे होना चाहते थे क्या? नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था गोरे होने का। हमें देखा ही नहीं था कौन गोरा कौन, हमारे तो भगवान भी काले थे। पर आफ्टर कमिंग फ्रॉम, जब जैसे आपके ब्रिटिशर्स आए
हमने देखा कि ये गोरे लोग हम पे राज कर रहे हैं, मतलब इनका कल्चर कैसा है, हमसे सुपीरियर है। आज के टाइम आप देखो, 1,000 रुपए की फेयरनेस क्रीम बिच रही है और लोग ले रहे हैं, क्योंकि सब गोरे होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप गोरे हो तो आप डोमिनेशन में हो। आप इंग्लिश बोलना अच्छा समझते हो कि बेकार? फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हो आप। इंग्लिश किसकी लैंग्वेज है? तो अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हो तो आप डोमिनेशन में हो। किसके डोमिनेशन में हो? आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज बताई गई है कि इंग्लिश ने आप पर राज करा है और आप ये चीज शुरू से ही समझते हो। तो आपको ऐसा लगता है इफ यू आर फॉलोइंग योर कल्चर, तो आप हमेशा किस में हो? दबे कुचले लोगों के अंडर आते हो। अगर यू आर फॉलोइंग हिंदी लैंग्वेज, अगर आप पंजा धोती कुर्ता पहन रहे हो, अगर आप ट्रेडिशनल फूड खा रहे हो, तो आपको लगेगा नहीं यार, कि आप कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स हो, आप कहीं ना कहीं क्या हो? ट्रेडिशनल हो। एक पर्टिकुलर कंफ्यूजन हमारे यहाँ पर आ जाती है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, और इसमें हम अंतर नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि जो वेस्टर्नाइजेशन है वही मॉडर्नाइजेशन है। गोइंग टू डिस्को, 12 बजे डांस करना, मजे करना, वेस्टर्न क्लॉथ्स पहनना, ये सब मॉडर्नाइजेशन की कैटेगरी में है। बट नो, मॉडर्नाइजेशन का मतलब बीइंग अ रैशनल इज मॉडर्नाइजेशन। इफ यू डोंट फॉलो सुपरस्टिशन, अगर आप नहीं मानते हो अंधविश्वास को, जैसे पहले के टाइम बोलता था आई एम द सन ऑफ सन, मैं सूर्यपुत्र हूँ। अब मान लो इस चीज को, आप मैं सूर्यपुत्र हूँ, नहीं मानोगे ना, आप रैशनल हो। तो अगर आप ये चीज फॉलो कर रहे हो तो यू आर मॉडर्न इनफ। अगर एक लड़की आज भी बाहर जाके काम कर रही है तो मॉडर्न इनफ है। आज अगर एक लड़की अपने पति की मृत्यु के बाद अगर नहीं जल रही है तो मॉडर्न है। क्यों जले? वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसके पीछे का, लड़का खुद जल जाए, नहीं। तो डेट इज द थिंग वी हैव टू चीज। तो याद रखना, कभी भी कॉजेज लिखो, खैर मैं ये सब चीजें आपको बताऊंगा जब मैं हम आंसर्स पे पहुंचेंगे। तो ये ट्रिक्स एंड हैक्स हैं जो आपको कई बार काम आएंगी पेपर में। तो मैं बात कर रहा था एग्रीकल्चर के नेचर की, कि हमारा नेचर कैसा है, और नेचर आपको समझ में आ जाएगा। आप अपने एग्रीकल्चर को उठा के देख लो। मैंने 2-3 पॉइंटों की बात कर ली थी। पहला पॉइंट की हमने बात करी थी कि हमारा एग्रीकल्चर कैसा है, आपका सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, निर्वाह। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर यूज होता है इंडिया में। सबसिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बताया था, ऐसा एग्रीकल्चर जो सिर्फ आपको लिविंग दे पाए। क्या दे पाए? लिविंग। मतलब इंडिया में मोस्टली फार्मर सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही कमा रहे हैं। यहाँ पर फार्मर इसके लिए नहीं कमा रहे हैं बिल्डिंग बनाएंगे अभी बहुत बड़ी, मस्त बेचेंगे इस चीज को। कितने फार्मर ऐसा ये सोच रहे हैं? कितने फार्मरों को जानते हो आप जो सोचते हैं कि अभी एग्रीकल्चर करके मस्त बिजनेस करूंगा अभी? नो। कितने फार्मर है जो आपने देखे हैं जो कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं? आपकी नज़र में ही जो आपके दोस्त वगैरह होंगे उनसे पूछना किसका प्रोडक्शन होता है घर में, उनका आंसर होगा या तो व्हीट का होता है, या राइस का होता है, या सोयाबीन का होता है। एंड दीज आर द कैसी क्रॉप्स हैं? खाने वाली क्रॉप्स हैं। कोई होता तो फिर अफीम की खेती कर रहा हो, तो कोई गांजे की खेती कर, वो अलाउड नहीं है वैसे, ठीक कर मत लेना। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है। मेजोरिटी ऑफ द फार्मर इन इंडियंस आर डूइंग सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, मतलब इतना आ जाए खाने के लिए, उनका काम चल जाए, खत्म, बेचाबाची का काम नहीं है। दूसरी चीज मैंने आपको यहां पर बताई थी, कल हम इन चीजों पर डिस्कस कर चुके थे, मार्जिनल फील्ड्स। मार्जिनल फील्ड्स का मतलब होता है आपका सीमांत जोतें, या आप इनको, अगर आपको ये मार्जिनल वर्ड समझ में ना आए तो इसका मतलब होता है आप तो स्मॉल लिख लिया करो, स्मॉल से थोड़ा सा छोटा। मैंने आपको बताया था कि ऐसी लैंडफील्ड जो 1 हेक्टेयर से कम है, ऐसी लैंडफील्ड जो किससे कम है, आपके 1 हेक्टेयर से कम है, उनको आप क्या बोलते हो? मार्जिनल बोलते हो। तो कल हमने रिलीवेंस देख लिया था कि अगर आप कोई चीज छोटी है तो दिक्कत कहाँ है उसके साथ में। सही बात है ना? जैसे मैं 3-4 बच्चों को पढ़ाता हूँ, छोटा सा मेरा सेटअप है, तो बताओ वहां मैं एक 50 लाख 60 लाख की टेक्नोलॉजी को यूज कर लूं, उससे मुझे ज्यादा आउटपुट मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो वो वर्ड मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो वर्ड आपको मैंने हाईलाइट करवाया था, कौन सा वर्ड? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका मतलब होता है कि जितना इनपुट आपने दिया है उसके बराबर या उससे ज्यादा आउटपुट अगर नहीं आया है तो आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो बहुत कम है, कि आप यहां तक आए कोचिंग में और यहां से आपको बहुत कुछ मिला, आपका घर बिल्कुल पास में,
अब रहते भी रिश्तेदार के हो, ऐसी गलती मत करना। पर अगर रहते हो धोखे से, अगर रिश्तेदार के पास में उसका घर जो है खाली डला हुआ है, तो आप अगर रहते हो घर पास में, खाना भी आपको गुरुद्वारा पास में वहाँ से मिल जाता है, और कोचिंग में भी आपको बहुत कुछ मिल जाता है, मतलब आपका पैसा जो है वो बहुत कम हो रहा है, एंड यू विल गॉट एवरीथिंग। आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसी है आपकी? अच्छी है। आप कम इनपुट में बहुत सारी चीज़ें ले पा रहे हो। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसी है? ज़्यादा है। जैसे ऑनलाइन क्लास का एग्जाम्पल दूं, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मेरा सेटअप है, एक बोर्ड है मेरे पास, एक कैमरा भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ क्या है, मोबाइल फ़ोन है, और मैं इससे क्लास ले रहा हूँ, और मेरी क्लास में पैसा लग रहा है लेने में 20,000 रुपये, और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ 1 लाख बच्चों को। बताओ इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसी है? बहुत ज़्यादा है कि नहीं? इनपुट कितना लगा? 20,000, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल 1 लाख बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 1,000 भी फीस ले रहा हूँ तो 20 लाख रुपए मिल रहे हैं मुझे 20,000 रुपये से। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसी है? बहुत है। तो कहने का मतलब है, इनपुट अगर आपने जो लगाया है उसके उससे ज़्यादा या उसके बराबर अगर आपको आउटपुट मिल रहा है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल सही है। पर मैंने क्या बताया कि फार्म साइज कैसे हैं हमारे? बहुत छोटे हैं, मार्जिनल फील्ड्स हैं, 1 हेक्टेयर से कम की फील्ड है। अब इनमें प्रॉब्लम ये होती है, हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी का यूज? क्योंकि आप मान लो बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी लेकर आ गए, पैसा उसमें ही लग जाएगा टेक्नोलॉजी में, और आउटपुट जो आपको मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा। खेती बहुत छोटा है, आउटपुट कहां से मिलेगा आपको? ले आओ कितनी बड़ी भी टेक्नोलॉजी लेनी है, खेती तो जमीन पे ही करोगे ना, आसमान में तो कर नहीं पाओगे। तो कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आ जाओ, आउटपुट आपको मिलना नहीं है। आपने इस छोटे किसी खेत में 50 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, किसके ऊपर? टेक्नोलॉजी के ऊपर। और आपको आउटपुट इसमें से कितना निकल कर आ गया? 20 लाख रुपए का सिर्फ, वो भी मैक्सिमम है, इससे ज्यादा निकल ही नहीं सकता छोटे से खेत में। तब भी आप 30 लाख के लॉस में चले गए। किसके लॉस में चले गए? 30 लाख। एक इंसान था जिसके पास बहुत बड़ा खेत था, उस इंसान ने भी 50 लाख रुपए लगाए। किसमें? इस खेत में, टेक्नोलॉजी पे। उस इंसान का प्रोडक्शन होया 5 करोड़ रुपए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि उसके पास खेत कैसा है? बड़ा है। अब ये बताओ, यहां पर टेक्नोलॉजी लगाना ज्यादा सही रहा कि यहां पर टेक्नोलॉजी लगाना ज्यादा सही रहा? हाँ, कहाँ रहा सही टेक्नोलॉजी लगाना? बड़े वाले खेत में कि छोटे वाले खेत में? क्योंकि छोटे वाले खेत में इकोनॉमीज ऑफ स्केल निकल ही नहीं पा रही। तो बताओ ये छोटा वाला खेत टेक्नोलॉजी लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा, और बिना टेक्नोलॉजी के आपका प्रोडक्शन होगा नहीं। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कल। क्या बताई थी? कि भाई आपको प्रोडक्शन करना है। क्यों करना है? आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि क्यों करें प्रोडक्शन? भाई इतनी गरीबी है, किसानों की मौत हो रही है, किसानों की इनकम नहीं है, तो आपको एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन का मतलब है, अगर आज एक किसान 100 केजी क्या कर रहा है आपका? प्रोडक्शन कर रहा है। कितना कितना केजी प्रोडक्शन कर रहा है? 100 केजी। तो उसका प्रोडक्शन आपको कितना करना पड़ेगा? 300 केजी करना पड़ेगा, तब जाके उसकी इनकम बढ़ेगी। इतनी चीज क्लियर है? मैंने आपको तरीके बताए थे प्रोडक्शन बढ़ाने के, 2 हैं आपके पास। यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। कौन कौन से ऑप्शंस? या तो आप और जमीन ले आओ एग्रीकल्चर में, जैसे मेरे पास 1 हेक्टेयर का खेत है और मेरा प्रोडक्शन कितना होता है? 100 केजी। या 10 हेक्टेयर का खेत है मेरे पास और प्रोडक्शन कितना होता है? 100 केजी। तो मैं एक और खेत ले आऊं ऐसा ही 10 केजी का, तो मेरा प्रोडक्शन और 100 केजी हो जाएगा। या तो मैं और जमीन ले आऊं किसमें? एग्रीकल्चर में, तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। पर वो आप कर नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जमीन है ही नहीं हमारे पास। वी डोंट हैव लैंड, मोर लैंड। चले जाओ एक बार मुंबई में, आपको इसका पता लग जाएगा कि जमीन है कि नहीं हमारे पास। अंबानी का घर भी बिल्डिंग में बना है, समझ गए? घर नहीं है वो, क्योंकि जो घर बिल्डिंग में बना है वो घर नहीं है। जैसे यहाँ पर ग्रिड पैटर्न में फ्लैट्स बन रहे हैं, जैसे मेरे कभी कभार मम्मी पापा जाते हैं तो वो बोलते हैं ये घर है, इसको आप घर बोलते हो, ये तो किचन से भी छोटा है। ठीक है, तो कई बार घर का मतलब है कि हाँ, तो बेसिकली तो यहाँ पर इसका प्रोडक्शन अगर आपको करना है तो आपको लैंड ज़्यादा लेके आनी पड़ेगी, पर लैंड आपके पास है नहीं। तो आपको इसी लैंड के अंदर 100 केजी से कितना करना है? 300 केजी।
कैसे करोगे? यूजिंग किसका प्रयोग करके? टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, कि टेक्नोलॉजी करो और 100 से 300 केजी कराओ। पर दिक्कत यह है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? लैंड कैसी है हमारे पास? बहुत छोटी है। तो यहाँ पर किसानों के पास पैसा ही नहीं है इतना कि वो टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए। अब इसको सही कैसे करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट दैट्स अ मेन प्रॉब्लम बिहाइंड एग्रीकल्चर और मेन नेचर बिहाइंड एग्रीकल्चर। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम आते हैं। बहुत ही, ये दो चीजें समझ में आ गई? क्लियर है कि नहीं है? एनीबॉडी इन द क्लास जिसको नहीं समझ में आ रहा हो? वैसे कल हम डिस्कस कर चुके थे, तीसरे वाले पॉइंट से आपको और अच्छा समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, आप अनएम्प्लॉयड हो कि नहीं हो, पहले ये बताओ। इस वर्ड पे आके डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, पर पहले ये बताओ, यू आर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड? क्या हो आप? अनएम्प्लॉयड हो कि एम्प्लॉयड हो कि नहीं हो कुछ भी? सर अभी मजे कर रहे हैं घर वालों के पैसे पे। हाँ, अरे कुछ तो बोलो। हो अनएम्प्लॉयड हो? सबके सब अनएम्प्लॉयड हो? आप सुन लो, आप कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई इंसान काम ढूंढे और उसे काम ना मिले तो दैट पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड एज अनएम्प्लॉयड। तुम में से एक भी इंसान काम नहीं ढूंढ रहा है, यू आर ऑल क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो ना, अभी कोई काम नहीं ढूंढ रहा है, तो आप अभी कोई भी क्या नहीं हो? अनएम्प्लॉयड। पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो, पहली चीज एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, डेट इज वर्क फोर्स। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्यबल। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्यबल, वर्क फोर्स। वर्क फोर्स का मतलब है पॉपुलेशन का वो सेक्शन जो काम करने के काबिल है। तो अच्छा, पॉपुलेशन का कौन सा सेक्शन काम करने के काबिल है? 16 से 59 ईयर्स तक का सेक्शन। कौन सा सेक्शन? 16 से 59 ईयर तक के सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वर्कफोर्स बोलते हैं। इसके ऊपर और इसके नीचे वाली पॉपुलेशन को हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब एक आध का एग्जांपल मत बताओ सर वो 8 साल से कमा रहा है। वो एक आध हो सकता है सर, मोदी जी 80 साल में भी काम कर रहे हैं वो, ठीक है। बट नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है? 16 से 59 तक की जो पॉपुलेशन है दैट इज रिगार्डेड एज वर्कफोर्स। इसके नीचे और इसके ऊपर वाली पॉपुलेशन को आप क्या बोलते हो? डिपेंडेंट पॉपुलेशन। क्या बोलते हो? डिपेंडेंट पॉपुलेशन। के मतलब ये जो पॉपुलेशन है वो काम नहीं करेगी, वो इनके ऊपर डिपेंड रहेगी। ये जो कमाएंगे ये खाएंगे, ठीक है। तो अच्छा कब है? ये वाली पॉपुलेशन का ज्यादा होना अच्छा है कि ये वाली पॉपुलेशन का ज्यादा होना अच्छा है? हुआ हम जिस शहर से आता हूँ, मैं जिस शहर से, वहाँ पर नॉर्मल सी बात है, क्या बोलते हैं, मगरमच्छ वगैरह। शिवपुरी का नाम आपने सुना होगा, अभी वहाँ पर बाढ़ आई थी। तो वहाँ पर एक नाले हैं और वहाँ पर एक झील भी है, और वो उस झील में 500 से 1000 मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो वहाँ पर अगर पानी वानी भर जाता है तो घरों के आसपास भी मगरमच्छ वगैरह आ जाते, नॉर्मल सी बात है नालों मालों में पानी के टाइम पर। अब ऐसे ही में एक बार जा रहा था, बारिश हुई थी और मैं निकल रहा था, तो नाला था, तो एक इंसान नाले पे खड़े होकर देख रहा था कुछ। तो मैं एक और इंसान निकला वहाँ से, उसने पूछा भैया क्या है? उसने बोला पता नहीं कुछ है, पता नहीं है पर कुछ है। तो अच्छा, वो भी देखने लगा। तीसरा, सब ये अपने काम पे जा रहे हैं सबके सब लोग। तीसरा इंसान जा रहा, वो रुका, उसने पूछा भैया क्या है? तो उसने बोला पता नहीं पर कुछ है। तो वो भी देखने लगा। ये 3 लोग हो गए अभी। एक और इंसान काम पे जा रहा है, रुका वो, उसने पूछा भैया क्या है? पता नहीं कुछ है। वो भी देखने लगा। ऐसे करते 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 वहाँ 50 से 60 लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिर मैं आया, मैंने कहा अच्छा 50 लोग, क्या हो गया, देखते तो हैं। मैंने बोला भैया क्या है? पता नहीं कुछ है। मैं भी देखने लगा। हम सब के सब लोग काम पे जा रहे थे, और ऐसे हम 2 से 3 घंटे वहाँ पर खड़े रहे। दैट इज अ स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया। हम इतने फ्री हैं कि
ढूंढते हैं कोई मिल जाए टाइम पास करने के लिए भाई। होता है ना, आप लाइब्रेरी से नीचे इसलिए उतरते हो चाय पीने के लिए कि कोई मिल जाए जिससे आप गप्पे लड़ा सको। कई बार तो चाय पीने का शौक नहीं है हमको, सिर्फ इसका शौक है कि नीचे उतरना है हमको और दोस्त के साथ गप्पे लड़ानी है। अच्छा वो देखो लाइब्रेरी में पास वाला एक नई किताब लेकर आ गया और फर्जी किताब है वो, कुछ नहीं पढ़ता है, वो लगा रहता है इधर उधर। तो वो सब चीज़ें हमें मॉरल, तो दैट इज द स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया। मैं वो बता रहा हूँ आपको कि हाउ हेल्दी दिस वर्क फोर्स। इंडिया इज अ लार्जेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा एडवांटेज है इंडिया के पास अभी काम करने वाले। पर इंडिया में काम करने वाले लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं, दिक्कतें है। कैसे आप इनको करोगे? अब इसमें से भी, इस वर्क फोर्स में से भी ऐसी पॉपुलेशन जो काम करना चाहती है, याद रखना 16 to 15 9 पॉपुलेशन कौन सी है? वर्क फोर्स है। ये सब काम कर सकते हैं, पर इसमें से भी वो लोगों को छांटो जो काम करना चाहते हैं, दे विलिंग टू वर्क। ऐसा नहीं है सो रहे हैं आराम से, हम नहीं करना, हमें तो बढ़िया है। उसको आप क्या बोलोगे? लेबर फोर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं श्रम। लेबर फोर्स क्या है? लेबर फोर्स, ऐसी पॉपुलेशन जो काम करना चाहती है, ठीक है, उसको आप लेबर फोर्स बोलते हो। अब इस पॉपुलेशन का ऐसा पार्ट जिनको काम नहीं मिल रहा है, उसको आप क्या बोलोगे? अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन बोलोगे। ऐसा नहीं है आपने यहां से जोड़ दिया, भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ और भारत में 70 करोड़ लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में 70%। दिस इज नॉट द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या है आपका? लेबर फोर्स जो है आपकी 40% की लेबर फोर्स है अप्रोक्स इंडिया में। इंडिया में 100 में से 40-42% लोग काम करना चाहते हैं, और इन काम करने वालों में से भी अब किसको काम नहीं मिल रहा है, और वो भी एट अ गिवन रेट और एट अ गिवन प्राइस। ऐसा नहीं है कि आपके पास बिल्कुल भी स्किल नहीं है और आप बोलो नहीं 1 लाख रुपया महीना लेंगे तब करेंगे काम, नहीं तो नहीं करेंगे। और फिर आप बोलोगे हमको नौकरी नहीं मिल रही है, वो नहीं मिलेगी आपको, ढूंढते रह जाओ आप। तो यू आर नॉट क्लासिफाइड एज अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन यही होती है, गिवन टाइम पे जितनी आपकी स्किल है, जितनी आपकी औकात है। अब इंजीनियर ढूंढ रहा है, हमें 50,000 की नौकरी मिल जाए, कैसे मिल जाएगी भाई? पहले इंजीनियर की बहुत औकात हुआ करती थी, एक टाइम था, वंस अपॉन अ टाइम इंजीनियर आ रहा, इंजीनियर सिक्योर्ड अ वेरी टॉप पोजीशन इन द डाउरी मार्केट। आपका दहेज का मार्केट था, उसमें इंजीनियर सबसे ऊपर होते थे, फर्स्ट रैंक पे। उसके बाद डॉक्टर होते थे, सिविल सर्विस का इंसान चौथा पांचवा, इतना कोई जानता नहीं था वो आर सिविल सर्वेंट। अब सिविल सर्वेंट मतलब आसमान में पहुंच चुके हैं, उन्हें कोई हटा ही नहीं सकता, और इंजीनियर उस लिस्ट से ही बाहर हो चुके हैं, उनकी शादी हो जाए वो बड़ी बात है। तो ऐसा क्या हुआ इंजीनियर के साथ, उनकी ऊपर से लिस्ट से बाहर हो गए वो लोग। और डॉक्टर तो मतलब भगवान बन चुके हैं कोरोना के बाद अभी वो। तो इंजीनियर्स की वैल्यू इतनी कम क्यों हो गई? क्या हुआ? यस, एक बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, आप याद रखना, इकोनॉमिक्स से ही कॉन्सेप्ट है, वैल्यू हैज ऑलवेज कॉस्ट। कोई अगर इंसान आपको कोई चीज फ्री दे रहा है तो याद रखना यू आर द प्रोडक्ट, आपको यूज कर रहा है वो। आप सोच रहे हो वाह फ्री में मिल रही है चीज, अरे भाई देख तो लो क्या इनहेरेंट कॉस्ट कितनी है इसकी। तो वैल्यू की हमेशा कॉस्ट होगी, और वैल्यू कब ज्यादा होगी? जब क्वांटिटी कम होगी। तो इंजीनियर्स और हर दूसरा इंसान इंजीनियर है। पहले इंजीनियरिंग कॉलेज होते ही नहीं थे। आज आप देखो आपके AI ट्रिपल या जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें अगर आप माइनस में नीचे से भी अगर आपका फर्स्ट रैंक आया है तो आ जाओ, आपको इंजीनियरिंग करवाएंगे हम। तो आप फर्स्ट रैंक लेकर आ जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, वैल्यू क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, वैल्यू कम हो गई, और इतनी कम हो गई है कि बेचारे दिक्कत में आ गए हैं अब। सो लेबर फोर्स समझ में आया? लेबर फोर्स का वो पार्ट जिसको काम नहीं मिल रहा है, काम भी अगर वो ढूंढ रहा है उसकी स्किल के अकॉर्डिंग उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे? अनएम्प्लॉयड बोलोगे। तब जाके गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा देती है, उसमें भी कुछ टिकड़म लगा देती है जिससे कम हो जाए। समझ गए? अब आते हैं हम यहाँ पर कि एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम पाई जाती है, बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। कि यहाँ पर लोग आपको पसीने बहाते तो दिखेंगे, पर एक्चुअली उनका कोई काम नहीं है यहाँ पर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी, इंग्लिश में इसका नाम है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक वर्ड यूज करा जाता है यहाँ पर इसमें कि इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट में जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो जीरो हो जाती है।
इसको हिंदी में लिखते हैं, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ। इसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत उत्पादकता। ये कितनी हो जाती है इसमें? 0। इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट में जो आपकी सीमांत उत्पादकता होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, वो कितनी हो जाती है? 0। मैंने कल आपको बताया था यूटिलिटी का संबंध आपके सेटिस्फेक्शन से होता है। किसी भी चीज की यूटिलिटी ना तो आपकी लाइफ में किसी भी चीज की यूटिलिटी एक जैसी कभी नहीं रह सकती। अभी मैं बहुत प्यासा हूं, द यूटिलिटी ऑफ दैट वाटर बॉटल फॉर मी बहुत ज्यादा होगी, कम होगी? ज्यादा। क्यों? मैं प्यासा हूं। किसी ने मुझे 2 गिलास या 2 पानी की बोतल पानी पिला दिया है, अब बताओ इस वाटर बॉटल की यूटिलिटी मेरे लिए क्या होगी? कम, ज्यादा? कुछ नहीं होगी। अब कब होगी इसकी यूटिलिटी? जब मेरी किसी से लड़ाई हो जाए। जैसे मैंने एक बोतल खरीद रखी है, मैं क्या है लाइब्रेरी से, पहले मैं ही रहता था, लाइब्रेरी से तो लेट हो जाता था 1-2 बजे, और जब मैं इंदौर में आया था तो मेरे कुछ ही दिन बाद मेरा कोई ने फ़ोन छुना के ले गया था वो, तो मुझे लग गया था मैं गलत शहर में आ गया हूँ, ठीक है। तो तब से मुझे डर लगने लगा कि भाई क्या ही कर लेंगे अपन, 3-4 लोग लूटने के लिए आ गए आपको। तो फिर मैंने 1500 रुपये की बोतल खरीदी, पानी पीने के लिए नहीं, मारने के लिए, ठीक है। तो उसमें सिर्फ हैंडल था और ऊपर मारने के लिए था। मैंने कि बहुत तेज़ी से मारूंगा, कोई मिल जाएगा तो रात में जब लाइब्रेरी से आता था तो मिलता था। तो यूटिलिटी और दूसरे तरीके से भी यूज होती है। बाकी यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन से होता है, मैंने आपको बता दिया। इसके आगे एक वर्ड लगा है मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये मार्जिनल का मतलब आप समझना एक्स्ट्रा होता है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब एक्स्ट्रा यूनिट से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, किससे? एक्स्ट्रा यूनिट से जो आपको संतुष्टि मिलती है उसको आप क्या बोलते हो? मार्जिनल यूटिलिटी। अभी समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, इतना समझ लो बस। पानी पूरी किन किन को अच्छी लगती है? लड़कियों से तो मैं पूछूंगा ही नहीं। लड़कों को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो लड़कियों को अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो दोनों को ही अच्छी लगती हैं, कुल मिला के बात है। चलिए, तो आपको बहुत भूख भी लग रही थी, और आपने बोला, आपको सामने पानी पूरी का स्टॉल भी दिख गया था, और आपने बोला आज तो गदर कर देंगे। तो आप गए और आपने बोला भैया पानी पूरी खिला दो। तो जो आपको भूख लग रही थी टोटल, वो कितनी पानी पूरी की लग रही थी? 10। ध्यान से सुनना एग्जाम्पल को, समझ में नहीं आएगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। 10 पानी पूरी की आपको भूख लग रही थी, मतलब 10 पानी पूरी में आपका पेट पूरा क्या हो जाता? भर जाता। पेट भरने को क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्शन। मतलब 10 पानी पूरी अगर आपने खा ली है तो आपका प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? फुल हो जाएगा। आपका पेट क्या हो जाएगा? फुल भर जाएगा, ठीक है। सामने वाले ने आपको एक पानी पूरी खिलाई, क्या बोलोगे? वाह, मजा आ गया। द यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट पानी पूरी कैसी होगी बताओ? बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है पहली पानी पूरी से, वो बहुत मिलने वाला है, ठीक है। आपने एक पानी पूरी खा ली, दूसरी पानी पूरी की यूटिलिटी पहली वाली से बराबर होगी, कुछ कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। उतना आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना पहली वाली ने दिया था। अब आप ये नहीं बोलोगे वाह मजा आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया यार कुछ लगाओ उसमें, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। उसने दूसरी खिला दी, ऐसे करते करते उसने आपको पूरी 10 खिला दी। आपका पेट भर चुका है, पर आपको ये नहीं पता था वहां भी ऑफर चल रहा था, और 10 पानी पूरी की जगह 12 पानी पूरी मिल रही थी, पर आपका पेट पूरा भर चुका है, टोटल प्रोडक्शन हो चुका है, और आप जाने लगे। भैया ने बोला भैया रुको, 2 पानी पूरी और बची हैं आपकी। सवाल पानी पूरी का था, आपका पेट भर चुका है। हमने बोला अच्छा 2 और बची हैं। आप सोच में पड़ेगा क्या करें। आपने बोले चलो भैया पिला दो। तो बताओ जो 11वीं पानी पूरी आपने खाई वो आपको सेटिस्फेक्शन देगी कुछ? पेट भर चुका है आपका, देगी? आपको कुछ मजा आएगा उस पानी पूरी का? वो तो आपने इसलिए खा ली कि पैसे दिए हैं आपने और फ्री में मिल रही है, खा लो, फंसा लेंगे कहीं इधर उधर, ठीक है। तो खा लिया आपने 11वीं।
अब 11वीं के बाद आपका बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल पेट बिल्कुल हो चुका है, और भैया बोला भैया एक और बची है, वो आप सूखी मांगते थे वो और है अभी तो। अब भैया बोला भैया नहीं यार भैया, वो इंसिस्ट करने लगा आपसे। दिस पॉइंट पे जब प्रोडक्शन फुल हो जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसी हो जाती है? क्या हो जाती है? नहीं आया समझ में? जिस पॉइंट पे प्रोडक्शन क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, उस पॉइंट पे जाके सीमांत उत्पादकता कितनी हो जाती है? 0। कि उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है वहां पर क्या करने की? प्रोडक्शन करने की। यहां पर आपका पेट भर चुका था। इस 11वीं पानी पूरी ने आपको कितना सेटिस्फेक्शन दिया? 0। कोई सेटिस्फेक्शन नहीं दिया। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 11वीं पानी पूरी की? हाँ, 0। कितनी है? तो क्या बताया था मैंने मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन? एक्स्ट्रा यूनिट से जो यूटिलिटी आपको मिलती है उसको आप क्या बोलते हो? मार्जिनल यूटिलिटी। एक्स्ट्रा यूनिट 11वीं पानी पूरी, इसने आपको कितना सेटिस्फेक्शन दिया? अभी 12वीं भी बची है, देखो। आपने बोला चलो खा ही लेते हैं, पैसे तो दिए ही हैं, तो आपने 12वीं खा ली, कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट कर लेंगे। और अफसोस, जैसे ही आपने 12वीं खाई वैसे ही आपको उल्टी हो गई, और ये जो 10 खाई थी वो भी बाहर आ गई। कि मतलब इस पॉइंट के बाद से अगर आपने एक्स्ट्रा यूनिट को ऐड करा, जिस पॉइंट पे आपका प्रोडक्शन फुल है और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 0, तो उस पॉइंट पे अगर आपने एक्स्ट्रा यूनिट को ऐड करा तो प्रोडक्शन नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाता है। किस में जाना स्टार्ट हो जाता है? नेगेटिव में। आपका पेट जो भरा हुआ था वो क्या हो जाएगा? अब खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, ये तो हंसी मजाक की बात हो गई। अब हम सोचते हैं कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का इससे क्या रिलेशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0। चलिए, तो इसका एग्जांपल मैं आपको अब एग्रीकल्चर सेक्टर में देता हूं। एक खेत है मेरे पास 10 हेक्टेयर का। कितने हेक्टेयर का खेत है? 10 हेक्टेयर का। और इसमें एक इंसान काम कर रहा है, सफिशियंट है। छोटा सा खेत है मेरे पास और एक इंसान काम करता है और इतना ही प्रोडक्शन होता है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन इसमें नहीं हो सकता है, चाहे आप कितने भी लोगों को लगा दो इसमें। इस इंसान की शादी हो गई। आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग, तो प्लीज अवॉइड इट। तो इस इंसान की शादी हो गई, और शादी होने के बाद हम दो तुम्हारे दो, तो इन लोगों के बच्चे पैदा हो गए 2। पहले एक इंसान काम करता था और प्रोडक्शन कितना होता था? 100 kg। और मैंने आपको बताया छोटा खेत था, यहाँ पर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है ही नहीं है। मैक्सिमम प्रोडक्शन इनका कितना? 100 kg। इससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता इस खेत में। अब इनके बच्चे पैदा हो गए, बच्चों ने बोला क्या ही करें, चलो खेत में काम करेंगे पापा के साथ। अब इस खेत में कितने लोग काम कर रहे हैं? 3 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? 3 लोग काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 100 kg, जो पहले भी हो रहा था जब पापा अकेले काम करते थे तब। थोड़े से बच्चे बड़े हुए, इनकी भी शादी हो गई, तो हम दो हमारे दो। खेत उतना ही है, पापा जब अकेले काम करते थे तो भी 100 kg प्रोडक्शन होता था। अब उस खेत में पापा के बच्चे और पापा के बच्चे के बच्चे, कितने लोग हैं? 6-7 लोग काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन कितना हो रहा है? ओके। पापा के अलावा ये 6 लोग जो पसीना बहा रहे हैं, इन सब की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 0 है। इस सब के सब लोग आपको देखेंगे अरे कितना काम कर रहा है देखो, पर इन कोई भी लोगों की आपको यहाँ पर क्या है? जरूरत नहीं है। These peoples are regarded as disguised unemployment। इन लोगों को आप क्या बोलोगे? ये सब के सब क्या है? इनको अगर आप निकाल भी लो एग्रीकल्चर से तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तभी दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ पर 50% वर्कफोर्स किसमें लगा हुआ है? एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। और एग्रीकल्चर नेशनल इनकम में कितना रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है? सिर्फ 17 रुपए। तो बाकी के बच्चे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? These all people are regarded as disguised unemployment। ये क्या है? सबके सब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है।
डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है इनका, ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जो क्या है आपका छिपी हुई बेरोजगारी है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, समझ में आया नहीं आया? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोग क्या करेंगे, आपको पसीने बहाते हुए देखेंगे, बट दीज पीपल्स कोई काम के नहीं, इनको हटा भी लो ना तो और अच्छे से काम कर लोगे आप, और कहीं धोखे से इनकी भी शादी हो गई और इनके भी बच्चे अगर हो गए तो 100 kg हो रहा था ना आपका, वो भी नहीं होगा। अब लड़ेंगे, हट यहाँ मैं काम करूंगा, एक छोटा सा हिस्सा मेरा, इस 100 हेक्टेयर की खेत को भी तोड़ ताड़ देंगे, हो गया काम, 100 kg भी नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, एट दैट पॉइंट जब क्या होगा, आपका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी, प्रोडक्शन टोटल हो जाएगा, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करी तो प्रोडक्शन माइनस में जाना स्टार्ट हो जाएगा आपका। किस में जाना स्टार्ट हो जाएगा? जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? अभी लगभग 121 करोड़ थे, अब 140 हो गए होंगे हम। और ऐसा बोला जा रहा है, अभी यूएन की एक पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आई थी 1-2 साल पहले, उसमें बोला गया था 2027 में हम चाइना को सरपास कर जाएंगे। वी इंडियन सेलिब्रेटेड, चलो कहीं तो पहले नंबर पे आ रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, सही बात है। तो 2027 के बाद से हम बीइंग द फर्स्ट फॉरमोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन जाने वाले हैं। ऐसी चल रही है हमारी ग्रोथ रेट। बट 150 करोड़ के बाद, ऐसा प्रोजेक्शन है 150 करोड़ के बाद ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? हम खुद से कम बच्चे पैदा करना चाहते हैं, ये तो भ्रम निकाल ही दो, एवरी नो बडी। जैसे होता है ना कि अर्बन पॉपुलेशन में टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कम होती है, वहाँ पर बच्चे कम पैदा करते हैं। वो बच्चे इसलिए कम पैदा कर रहे हैं कि पैसे बहुत खर्च होते हैं बच्चों पे। मैं कल आपको एग्जांपल दिया था इस चीज का कि हम वुमेन्स को बाहर काम करने के लिए इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि वी वांट्स वुमन टू बी इंडिपेंडेंट। ये पेट्रियार्चल समाज जो है वो कभी ये नहीं चाहेगा कि वुमन इंडिपेंडेंट हो जाए या वुमन के पास डिसीजन मेकिंग की पावर हो जाए। डिसीजन मेकिंग की पावर अभी भी नहीं है वुमेन्स के पास। अभी भी कोई वुमन काम कर रही है और उससे कोई पूछता है कि भाई ऐसा, तो बोलती है मैं अपने पति से पूछ के बताऊंगी। अभी भी द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग आर नॉट इन द हैंड ऑफ वुमेन्स। अभी भी हम काम करने के लिए उसे क्यों भेज रहे हैं बाहर? क्योंकि अर्बनाइजेशन के दौर में चीजें बहुत महंगी हैं, सर्वाइवल बहुत महंगा हो गया है आपका। तो एक मेल काउंटर पार्ट इतने पैसे नहीं कमा पा रहा है तो बोल रहा है कि भाई तू भी काम कर ले। इसलिए काम नहीं करवा रहा है कि वो चाहता है कि नहीं यू बिकम इंडिपेंडेंट और थोड़ी सी झांसी की रानी आप बन जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अगर बनने की कोशिश करी तो समाज आपको फिर बोलेगा कि नहीं यार। तो ऐसा क्यों होगा, ये नीचे क्यों आएगा? पॉपुलेशन और क्यों नहीं बढ़ रही, 200 करोड़ क्यों नहीं हो रही? हाँ, यस, दिस इज अ स्टैग्नेंट, इट इज अ फेस ऑफ सैचुरेशन। ये कौन सा फेस आ चुका है आपका? सैचुरेशन का फेस आ चुका है। इस फेस के आगे लड़ेंगे लोग, मारेंगे एक दूसरे को। अभी मारामारी हो ही रही है, देख लो आप, खतरनाक तरीके से मारा हो रही है। गवर्नमेंट जॉब के पीछे खूब मारामारी, सब जगह मारामारी है। जब 150 करोड़ की जनसंख्या हो जाएगी ना, तब आप देखोगे चोरियां हो रही हैं, कोई कुछ भी चुरा कर जा रहा है आपका। इंदौर में आप रोज खबर पढ़ते होगे, एक दैनिक भास्कर पेपर आता है, उसको पढ़ने की भूल मत करना, और आप उसी को पढ़ते हो मुझे पता है, ठीक है। और आप उसको खोलोगे और उसमें भी आप कौन से पेज को देखोगे, एक मर गया, एक ने आत्महत्या कर ली, एक ने इधर, वो पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं, बोला अच्छा कैसे आत्महत्या करी, देखें तो सही। तो बेसिकली क्या होता है ना, रोज हो रहा है यहाँ पर, रोज मर रहे हैं लोग बाग। और बेसिकली द प्रोपोर्शन ऑफ दिस सोसाइटल जो प्रोपोर्शन है वो आपका यंगेस्ट लोगों में ज़्यादा है। बहुत लोग बाग इधर उधर क्या हो रहे हैं आपके, मर रहे हैं। तो बिकॉज रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? रिसोर्सेज है नहीं। लोगों में लड़ाइयाँ होंगी, चोरियाँ करेंगे लोग बाग, अच्छे अच्छे करके लोग चोर बन जाएंगे, ठीक है। क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगी, तो पॉपुलेशन अपने आप ही डाउनवर्ड मूवमेंट में आना स्टार्ट हो जाएगी, या तो फिर कोई पैंडेमिक आ जाएगी, एपिडेमिक आ जाएगी जो अपने आप ही खत्म कर देगी आपको। तो बैलेंस, जैसे हमारे यहाँ पर त्रिदेव का कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि नहीं, हिंदूज माइथोलॉजी में त्रिदेव हैं। कौन कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, ब्रह्मा कौन है? हु आर दी ब्रह्मा? क्रिएटर, जो चीजों को बनाएंगे, आपकी सृष्टि के रचयिता ही ब्रह्मा जी हैं। विष्णु जी कौन है? तो सस्टेन, सेवियर हैं, वो बचाने वाले हैं, क्योंकि कोई चीज बनेगी तो बहुत सारी चीजें बिगड़ेंगी भी, क्योंकि एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है और आप खुश हो, तो किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो दुखी है, तभी तो आपका सिलेक्शन हुआ है।
तो ब्रह्म विष्णु जी बचाएंगे, तभी आप देखोगे इस सृष्टि में सबसे ज्यादा अवतार लेने वाले विष्णु जी हैं, क्योंकि वो बचाने वाले हैं। और तीसरे कौन है? डिस्ट्रॉयर। अच्छा बताओ, शिव भगवान को भोले बाबा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता है। आप क्रिमिनल हो, तभी आप देखो द मोस्ट क्रिमिनल्स आर द फैन ऑफ महाकाल एंड ऑल। जितने भी क्रिमिनल लोग हैं उनके फैन है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कौन क्रिमिनल है क्या है। उनने बोला है अपनी औकात में रहना सबके सब, कि अगर हम आ गए अपनी पे तो फिर नहीं देखेंगे कौन सही है कौन गलत है। आप मतलब सर हमने कुछ नहीं करा, हमें क्या मार रहे, सब मरेंगे लाइन से। तो डिस्ट्रॉयर का काम ही है, उसे नहीं पता क्या होने वाला है, वो कहाँ तक रुका हुआ है जब तक चीजें बैलेंसिंग में चल रही हैं। और ये सही माइथोलॉजी है। आपने देखा ना पेंडेमिक आई, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था और यहाँ पर एक आर्टिकल में बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि सड़कों का सन्नाटा बता रहा है कि इंसान ने प्रकृति को नाराज बहुत करा है। कुछ कर पाए क्या हम? छोटा सा वायरस आया और पूरे दुनिया को खत्म, मतलब 2 साल तक पूरी दुनिया को उसने, और दूसरी सेकंड वेव तो ऐसी आई थी कि बिना भगवान के नाम के निकली नहीं वो। खैर आई एम द मेरे को बहुत खतरनाक तरीके का कोविड हो था। हमारा मेंस खत्म हुआ था MPPSC का 26 मार्च को। उसके बाद मुझे इंटेंस लेवल का कोविड हुआ। पहले तो ऐसे सोचा था कि यार कोविड तो पहली वाली वेव में था, बड़े लोगों को परेशान करा था, और 3-4 दिन बाद समझ में आया कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन लोग मर रहे हैं? जो यंग हैं। फिर मैंने जो भगवान का नाम लेना चालू है, इतनी जल्दी नहीं जाना भगवान, अभी तो छोड़ दो, ठीक है। तो द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन अवर एग्रीकल्चर, समझ में आया? यहाँ पर दिक्कत यही है। तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि यहाँ से कुछ लोगों को निकाला जाए, उनको स्किल दी जाए, और स्किल देके उनको कुछ और प्रोडक्टिव फील्ड में क्या करा जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। डेट्स वाई द गवर्नमेंट की दीनदयाल अंत्योदय योजना आपकी है। आपकी जितनी भी गवर्नमेंट की योजना है जो रूरल सेक्टर में चली, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, अगर आप इस मिशन को थोड़ा सा स्टडी करोगे तो इसका प्योर कॉन्सेप्ट यही है कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे। किसका? जो रूरल लोग हैं उनका। उनसे बोलेंगे कुछ और कर लो ना भाई, एग्रीकल्चर तो आपका है ही, पर अगर आप कुछ और करोगे तो कहीं और एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाएगा, वहां से आपको एक इनकम मिलने लगी। जैसे भारत में 2% लोगों के पास फॉर्मल स्किल है। कितने परसेंट लोगों के पास फॉर्मल स्किल है इंडिया में? 98% पीपल्स आर रिगार्डेड इन इंडिया एज अनस्किल्ड। साउथ कोरिया में 99% पीपल रिगार्डेड एज स्किल। अमेरिका में 90% प्लस पीपल रिगार्डेड एज स्किल। एंड वी इंडियंस बिकम अ स्किल कैप। मोदी जी बोलते हैं 2026 तक स्किल कैपिटल बना देंगे भारत को। 98% लोगों को स्किल देना है। और स्किल यहाँ पर है भी क्यों नहीं? चलो गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं, स्किल यहाँ पर क्यों नहीं है, इसका एक रीजन बताओ जो गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम मत करना, क्योंकि आप लोग नहीं लेना चाहते स्किल। अगर मैं किसी से बोलूं कि भाई कुछ सीख लो, अगर नहीं हुआ तो कुछ कर तो लोगे, आप बोलो अच्छा हम पे शक कर रहे हो। इफ द आई एम, अगर मैं 10th क्लास के बच्चे से बोलूं कि भाई साइड में कुछ सीख लो, आपके लिए अच्छा है, वोकेशनल कर लो कुछ एजुकेशन, लोगों ने अरे पढ़ाई कर रहे हैं हम। अभी मैं किसी इंसान से बोल दूं आपसे, अगर इफ यू आर वर्किंग इन, अगर आप किसी की तैयारी में साइड से कुछ कर लो यार, देख लो कुछ, अगर छोटे का बोल दिया तो पता नहीं है, मेरे को गुंडे मुंडे बुला ले मुझे मारने के लिए, ठीक है। बड़े का भी राजी नहीं है लोग बाग। तो स्किल इन इंडिया इज रिगार्डेड एज सेकंड हैंड प्रोसेस। जैसे टीचिंग इन इंडिया इज रिगार्डेड एज सेकंड हैंड प्रोसेस ना, जब कोई कुछ नहीं बन पाता तो टीचर बन जाता है। डेट्स वाई द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज लैकिंग, बिकॉज इंडिया में टीचर ही नहीं है। टीचिंग इज रिगार्डेड एज द लोएस्ट प्रोफेशन इन इंडिया। इन भूटान टीचर की जो सैलरी है वो कलेक्टर से भी ज्यादा है। तभी आप देखोगे द रैंक ऑफ भूटान इन एजुकेशन इज बेटर। हमारे यहाँ पर टीचर पता नहीं कौन ही बन रहा है, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है वो टीचर बनने वाली, ठीक है। तो स्किल की कमी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूटिंग इन स्किल, इन लोगों को स्किल देंगे और इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालेंगे, यहाँ से बाहर निकाल के कहीं और एम्प्लॉयड करेंगे, जिससे द प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज सॉल्व्ड। जिससे जो प्रॉब्लम है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वो क्या हो जाए, इनकी सॉल्व हो जाए। समझ में आया? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, और क्या लगता है आपको, चलो 3 पॉइंट मैंने बता दिए, और आपको कैसा लगता है कि आप इंडियन एग्रीकल्चर में और कौन से नेचर इंडियन एग्रीकल्चर के पाए जाते हैं, कैसा आपको और इंडियन एग्रीकल्चर दिखता है? 3 तो मैंने आपको बता दिए कि सब्सिस्टेंस है, मार्जिनल छोटे छोटे खेत हैं, और प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। अब आप बता दो एक आध दो।
यस, हाँ बिल्कुल सही बात है, मानसून डिपेंडेंट है। और कोई एक आध पॉइंट और बताओ। यस, यस, हाँ, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और बैकवर्डनेस इन फार्मिंग सिस्टम। बैकवर्डनेस समझते हो क्या है? क्या होती है बैकवर्डनेस? क्लिंच टू ओल्ड ऑर्थोडॉक्स थिंग्स, उन चीज़ों पे चिपके रहना। कोई आपसे बोले, फिर मैंने जैसे बोला ना, मैं आपसे बोलूं कि आप गेहूं की खेती मत करो ना, क्यों कर रहे हो गेहूं की खेती? आपको ज़्यादा पैसा कहाँ मिलेगा? एप्पल की खेती यहाँ पर होगी नहीं, पर कर लो आप तो। जैसे मैंने आपको बताया ना, डॉक्टर बोल रहा है कि एक एप्पल रोज खाओ, आप डॉक्टर के पास ही नहीं आओगे। एक एप्पल 200 रुपये का आ रहा है, हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, एप्पल नहीं खा पा रहे पर, क्योंकि एप्पल इतना महंगा है। तो आप कर लो इसकी खेती। तो ऐसी चीज़ों की फार्मिंग आप करो जिनसे ज़्यादा आपको पैसा मिलने वाला है, पर उसके लिए आपको अपने सोशल ऑर्थोडॉक्स जो प्रिंसिपल है उससे हटना पड़ेगा, तब जाके उसकी खेती आप कर पाओगे। पर फार्मर आपकी बात सुनेगा ही नहीं। जैसे हम डाउरी को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं क्या? नहीं छोड़ पा रहे। जैसे मैं कई बार अपनी क्लास में बोलता हूँ कि वुमेन्स की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? खुद वुमेन्स है। जैसे घर में डाउरी नहीं लेनी, इसमें सब मान जाएंगे, लड़का मान जाएगा नहीं हम नहीं लेंगे, पापा भी एक बार मान जाएंगे, पर मम्मी दादी नहीं मानेंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं लेंगे? क्योंकि सास भी गऊ बहू थी वो, मतलब उसके साथ हुआ है ना एक्सप्लोडेशन, तो वो कैसे हो गया? अब आने दो, बहू को अभी बताते हैं, 10 गुना करेंगे एक्सप्लोडेशन इसका। तो बेसिकली एक प्रॉब्लम इंडिया में पाई जा रही है। तो सही बात है, द प्रॉब्लम ऑफ टेक्नोलॉजी, एक तो टेक्नोलॉजी भी नहीं है, बैकवर्डनेस की प्रॉब्लम है, और फार्मर्स आर अनअवेयर, और लैक ऑफ एजुकेशन इन। अब देखो एक टॉपिक आपकी इसमें ही जोड़ा गया है आपके सिलेबस में, एमपीपीएससी के सिलेबस में। सिलेबस देखा है आप लोगों ने? कोई बात नहीं, देख लेना, अच्छी बात होती है सिलेबस में उसको कई बार देख लेना, कई बार भूल दो, पेपर को देख लेना, पेपर कैसे आते हैं, जिस पेपर को तैयारी करो उसको देखते रहो करो। तो एक आपके टॉपिक है, सेकंड पेपर ही है शायद, सेकंड या थर्ड पेपर है, उसमें एक टॉपिक जोड़ा गया है एक्सटेंशन एजुकेशन। एक टॉपिक जोड़ा गया है क्या? एक्सटेंशन एजुकेशन। क्या मतलब होता है इस टॉपिक का, क्यों जोड़ा गया है इस टॉपिक को, एक्सटेंशन एजुकेशन? एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन इन योर नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब एजुकेशन जो फॉर्मल वे से अलग हो। एक तो एजुकेशन क्लासरूम वाली, डेट इज फॉर्मल एजुकेशन, यहाँ पर आपको विद प्रॉपर डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, टाइमिंग पे आना पड़ेगा, टाई फाई नहीं है यहाँ पर अलाउड, पर वो कई स्कूल्स में तो वो होती है। तो डेट इज अ टाइप ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, जहाँ पर एज का बार है, यहाँ पर टाइमिंग का बार है। आप अगर 60 साल के हो तो आप 5th क्लास में एडमिशन नहीं ले सकते। तो दुनिया भर की चीज़ें हैं यहाँ पर। एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन को इस 4 वॉल से ही निकाल दिया जाए बाहर, और जहाँ पर एक इंसान है उसको वहीं पर सिखा दिया जाए। जैसे डूइंग बाय लर्निंग, लर्निंग बाय एग्जाम्पल। फार्मर्स को आपने देखा होगा, कृषि विज्ञान केंद्र होगा या ई चौपाल, कई सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट के चल रहे हैं जहाँ पर फार्मर को उनके ही खेत में ब्लैक बोर्ड लगाकर या कोई प्रैक्टिकल करके सिखाया जाता है कि कैसे फार्मिंग कर रही है। दैट्स ऑल आर कॉल्ड एक्सटेंशन एजुकेशन। जैसे एक बार हम और मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्पल एक ऐसे मेथड है, डूइंग बाय लर्निंग और लर्निंग बाय एग्जाम्पल, दो ऐसे मेथड है इनसे जिससे इंसान बहुत जल्दी सीखता है। सीखते हो कि नहीं सीखते? जैसे अभी मैं वाराणसी गया था अभी कुछ टाइम पहले, और वहाँ पर गंगा जी हैं, और हम लोग नाव में बैठ गए थे, दोस्त वो वगैरह गए थे, नाव में हम बैठे और नाव बीच में आई, और सबके सब उसमें बैलेंस करके बिठालता है वो आपको, 3-4 इधर 3-4 इधर, जिससे ना आप डूबे ना। और ये गंगा जी है, नॉर्मल नदी भी नहीं है वो तो सबके सब जो लोग, जहाँ से लोगों को अच्छा सीन व्यू दिख रहा था, सबके सब एक जगह जाके फोटो खींचने लगे। जो नाव चलाने वाला था वो भैया, वो बोला भैया आप एक जगह बैठ जाओ, नाव डिसबैलेंस हो रही है। वो नहीं, सबके सब लोग हो जाए नाव डिसबैलेंस, एक ही जहाँ से फोटो अच्छा आ रहा था सबने अपने फोन निकाले और एक ही जगह पूरे अपनी जगह से उठ के। तो उसने बोला भैया कि अभी आप जैसे ही 10 लोग आए थे कुछ दिन पहले, वो ऐसा ही कर रहे थे और नाव डूब गई और 10 के 10 मर गए। उसके बाद सबने अपने अपने फ़ोन जेब में रखे और सबके सब चुपचाप से अपनी जगह पे आके बैठ गए। ठीक है, तो लर्निंग बाय एग्जांपल्स।
तो एग्जाम्पल के जरिए लोग बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो किसानों को एग्जाम्पल, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजिंग एडवर्टीजमेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं इसको एथिक्स में, कि इंसान का एटीट्यूड कैसे चेंज करोगे आप। तो आप उसके सामने एग्जाम्पल सेट कर दो और एग्जाम्पल के लिए आप एडवर्टीजमेंट का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ पर हमारे एड्स देखोगे आप, गजब के एड्स बनाते हैं लोग, कि ड्यू डालोगे और लड़कियां गिर जाएंगी। कई सारे लोग खरीद लेते हैं इस चक्कर में ड्यूज को भी। तो बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग है, जैसे कि स्वच्छता बराबर हेल्दीनेस, कि अगर आप स्वच्छ रहोगे तो आपको बीमारियां नहीं घेरेंगी। तो लोग वक्त स्वच्छ रहना स्टार्ट कर देंगे, कि स्वच्छता का रिलेशन किससे है, हेल्दीनेस से। तो आपका एटीट्यूड जो है वो क्लीनलीनेस की तरफ कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकिंग दीज इनिशिएटिव्स, एक्सटेंशन एजुकेशन का गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि किसानों को फॉर्मल एजुकेशन अगर हम नहीं दे पाएंगे तो हम किसानों को इस टाइप की एजुकेशन देते हैं जहां से किसान मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इनपुट का यूज कर ले। किसान नहीं आ पाए, जैसे एक बहुत अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं, गुड गवर्नेंस, आप सबको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनफोर्सिंग गुड गवर्नेंस। जो गवर्नमेंट है आज के टाइम पर वो सुशासन को इन्फोर्स कर रही है हर जगह के, हम गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल होता है कि इफ पीपल, अगर पीपल अनेबल टू कम टू गवर्नमेंट, अगर लोग गवर्नमेंट के पास नहीं जा पा रहे हैं या असमर्थ हैं गवर्नमेंट के पास जाने तक, तो गवर्नमेंट का ये राइट बनता है कि वो लोगों तक जाए। दिस इज द एसेंस ऑफ गुड गवर्नेंस। तो गवर्नमेंट ने बोला किसान अगर नहीं आ पा रहे हैं सीखने के लिए तो हम उनके खेतों में चले जाएंगे उनको सिखाने के लिए। सीख रहे हैं कई सारे किसानों को सिखा सिखा के। जैसे हमारे यहाँ, मैं एग्जाम्पल दूँ, शिवपुरी में, शिवपुरी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टमाटो इन मध्य प्रदेश। टमाटो की खेती गजब की होती है वहाँ पर, और वहाँ के जो किसान है टमाटर से 1-1 करोड़ रुपए कमाते हैं। वहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी सिखाई है, टमाटर को बांस लगाते हैं, वो टमाटर की वेल उस बांस पे चढ़ती है, तो उस टाइप की खेती वहाँ पर स्टार्ट हो गई है। वो सिखाया गया है वहाँ के फार्मर्स को, और वहाँ के फार्मर बहुत अच्छी तरीके से अब पैसा कमा रहे हैं। तो वहाँ के फार्मर्स को अगर आप सिखाओगे तो वो सीख जाएंगे, और सीखने के बाद उनकी इनकम क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो ऑल दीज थिंग्स गवर्नमेंट आर, धीरे धीरे गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट कर रही है। एंड टेक्नोलॉजी आर द बून। टेक्नोलॉजी क्या है आपके लिए, तो बूम की तरह है, कि वो टेक्नोलॉजी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। क्योंकि आप कहीं जा नहीं सकते, आप घर में हो, तो आप अपने घर में बैठ के ही चीजों को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अब तो 5G भी आने वाला है, तो रिवॉल्यूशन का टाइम आने वाला है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 पे आने वाला है। तो बैकवर्डनेस, और थर्ड पॉइंट मैंने आपको बोला डिपेंडेंट ऑन मानसून। किस पे डिपेंडेंट, मानसून पर। जैसे मैंने आपको बोला भी ना कि वी स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल फोर्सेस। आज भी हम भगवान पे विश्वास कर रहे हैं, और आज भी हम प्रकृति पे विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पेपर देने से पहले नहाकर पूजा करते हो कि नहीं करते। जैसे मैं आपसे बोल दूं, मतलब आप चाहे कितने ही ज्यादा नास्तिक हो कि नहीं करते हम सभी चीजों पे विश्वास, पर मैं आपसे बोल दूं, आपका एग्जाम है और मैं आपसे बोल दूं कि लाल कलर पहन के मत जाना, आपका एग्जाम बेकार चला जाएगा। आप पहने थे लाल कलर उस दिन, और आप बोले मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों पे। बहुत सीरियसली मैं आपसे मिला था, और बहुत सीरियसली मैंने आपसे बोल दिया लाल कलर, आज के दिन लाल कलर पहनना शुभ नहीं है, मत पहन के जाना, पेपर बिगड़ जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लाल कलर पहन के नहीं जाओगे, चाहे आप ना मानते हो सब चीज़ों को। स्टिल वी आर बिलीविंग ऑन नेचुरल फोर्सेज। हम आज भी किस पे विश्वास कर रहे हैं। जैसे मंदिर में जाते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि नहीं, आती हैं। तो मंदिर से पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं कि अपने अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं। मंदिर में जाके अच्छा लगता है, अगर कहीं गए हो तो अच्छा लगता होगा, कोई बड़े मंदिर होंगे आपको। मैं आपकी आंख बंद करूं और आपको ना बताऊं, और मैं फिर आपको मंदिर में छोड़ आऊं, आपको नहीं पता है कि आप मंदिर में हो, अच्छा लगेगा फिर। हाँ, तब भी अच्छा लगेगा, आपको नहीं पता है कि मैं आपको कहाँ छोड़ के आया हूँ, कोई चिल्ला चोट की आवाज़ नहीं, आपको नहीं पता यू आर इन टेम्पल। आप सांप से क्यों डरते हो, काटता है वो, ये आपको किसी ने बताया गया है ना। एक 2वीं क्लास के बच्चे को सांप दे तो ठोक के मार देगा उसको, डरेगा ही नहीं वो, क्योंकि उसे पता ही नहीं है काटता भी है। तो एक्चुअली हमें जो चीज़ें बताई गई हैं कि मंदिर जाने से आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो आपका जो माइंड है वो इस टाइप के क्या करने लगता है, इस टाइप की वाइब्स अपने आप जनरेट करने लगता है। तो ऑल थिंग्स आर इंटरनल, हर चीज़ क्या है, तभी आप इथिक्स को पढ़ोगे तो वहाँ पर
जो फिलॉसफी है किसकी कि दो चीज़ें है ही नहीं है, भगवान और आप लोग एक ही हो। तो इंटरनल चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आपको, तो डिपेंडेंट ऑन मानसून का मतलब है, खैर हम इस चीज़ पे डिपेंडेंसी अपनी कम कर रहे हैं, फिर भी आज के टाइम पे इंडिया में 70 से 60% एग्रीकल्चर रेन फेड एरिया में हो रहा है। रेन फेड का मतलब है जहां पर जो बारिश है वो कम हो रही है। पूरा दुनिया जो है ना क्लाइमेट चेंज को फेस कर रही है आज। जैसे मैं इंदौर आ रहा था पहली बार, तो लोगों ने मुझसे बोला था कि इंदौर बहुत अच्छी जगह है भी, इसमें नो डाउट है, और लोगों ने बोला था यहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती है तो आपको कूलर खरीदने की जरूरत नहीं है। लोगों ने बोला था यहाँ पर बरसात भी नहीं होती है तो आपको छाता और रेनकोट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोगों ने बोला था यहाँ पर ठंडों में भी नॉर्मल ठंड पड़ती है तो आपको मोटा वाला कंबल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक साल गुजारने के बाद मैंने उस इंसान को बहुत मारा, क्योंकि इतनी बरसात हुई कि रुकी नहीं, इतनी गर्मी पड़ी, इतनी ठंडों में एक दो दिन तो इतनी ठंड पड़ती है कि ग्वालियर शिवपुरी को भी फेल कर देती है। बेसिकली सही बात थी उस इंसान की, इंदौर का टेम्परेचर ऐसा ही था बिकॉज इंदौर का टेम्परेचर मॉडरेट है। यहाँ पर ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें नहीं होती, पर हो रही हैं अब एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें, बिकॉज वी आर फेसिंग क्लाइमेट चेंज। हम क्या फेस कर रहे हैं? क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज हम फेस कर रहे हैं तो जब बारिश नहीं होती तब बहुत तेज हो जाती है, और जब होनी होती है तब बारिश होती नहीं है। जैसे सोइंग सीजन में बारिश की जरूरत पड़ती है किसान को, जब वो फसलों को बोता है तब उसको बारिश की जरूरत पड़ती है, जब फसल खड़ी हो जाती है तब उसे बारिश की जरूरत नहीं है। तब वो बोलता है कि भगवान बारिश ना हो जाए, नहीं तो उसकी पूरी फसल क्या हो जाएगी? बर्बाद। जब वो फसल बोता है तब बारिश नहीं होती, वो भगवान के पास जा जाके परेशान हो जाता है, तब उसे बाहर से इरीगेशन की चीज़ें ला ला के उसको क्या करनी पड़ती है? सिंचाई करनी पड़ती है। जब उसकी फसल खड़ी हो जाती है तब ऐसी बारिश होती है कि वो भी बोलता है कि भगवान बंद हो जाए, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब भगवान इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका जो टाइम था बारिश का वो चेंज हो चुका है। अब ठंडों में बारिश होने लगी है, पता लगता है ना कभी भी बारिश हो जाए, आपको पता ही नहीं है, धूप निकल रही है फिर शाम को बहुत तेज बारिश हो जाए। इट्स ऑल द क्लाइमेट चेंज। तो डिपेंडेंस ऑफ मानसून का मतलब है कि हम अभी बहुत डिपेंडेंट इसलिए हो चुके हैं कि क्लाइमेट कंडीशन हमारे इस टाइप की हो चुकी है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बट धीरे धीरे हम इरिगेशन को डेवलप कर रहे हैं। डेट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपिंग इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स। आज के टाइम पे हम ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं? इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया इज अ होम ऑफ मैनी रिवर्स। इंडिया कई सारी रिवर्स का क्या है? आपका होम है। बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पर कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर कम नदियां हैं या सूखी नदियां हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी नदियों का पानी वेस्ट हो रहा है। तो अभी हम क्या सोच रहे हैं कि बड़ी बड़ी नदियों का पानी ट्रांसफर करा जाए। याद रखना, इंदौर इज रिगार्डेड एज अ, अभी तो हम वाटर प्लस सिटी के तौर पे हमको वो दे दिया है टैग, पर इंदौर को हमने क्या बोला था? सब वाटर डेफिशिएंट, ग्राउंड वाटर का लेवल 0 हो जाएगा 2030 तक इंदौर में जाते जाते। लोग यहाँ से माइग्रेट होने लगते। वो तो क्या हुआ? नर्मदा आ गई। अब नर्मदा काय से आई है? इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से नर्मदा का पानी यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी बन गई है। नहीं तो इंदौर को लोग छोड़ देते कि पानी नहीं था इंदौर में, क्या करते आप लोग? तो डेट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटिंग इट। तो डिपेंडेंसी ऑन मानसून जो हो रही है, क्या हो रही है आपकी? कम हो रही है। तो मोटे मोटे तौर पे 5 हैं जो आपका नेचर ऑफ एग्रीकल्चर को क्या करते हैं? बयां करते हैं। सबसिस्टेंस, मार्जिनल फील्ड्स, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, बैकवर्डनेस, और आपका डिपेंडेंस ऑन मानसून। अब पहली चीज मैंने आपको पहले ही दिन एक चीज बताई थी कि यार हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, हमारा उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ा दूं और आप इसको रट लो। पहला ऑब्जेक्टिव मैंने सिर्फ यही बोला था कि हर एक सब्जेक्ट को हमको कम से कम चीजों में खत्म करना है, और रटना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रटना तो एग्जाम भी आपको नहीं रटने देगा, और आप रट भी लोगे तो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। हम जहां पर कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट कैसे करा जाए चीजों को, और बहुत कम शब्दों में इस टॉपिक को ही खत्म कर दिया जाए। पूरे एग्रीकल्चर को एक पेज में खत्म करने का ऑब्जेक्टिव है हमारा। बस अब आपको कुछ नहीं करना, हमें नेचर पता पड़ गया। तो जब भी मैं नोट्स बनाऊंगा या लास्ट में जब भी मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दूंगा, तो फ्लो चार्ट में आप लिखोगे ऊपर एग्रीकल्चर, और इस एग्रीकल्चर में एक लाइन ऐसे खींचोगे, और एक लाइन में एक कॉलम बनाओगे नेचर का, और इस नेचर में लिखोगे पहला पॉइंट क्या है? सबसिस्टेंस। दूसरा पॉइंट मार्जिनल लैंडफील्ड्स। तीसरा पॉइंट डिपेंडेंट, या जो भी आपको लिखना है, बैकवर्डनेस, खत्म।
फिर जो भी हमारे कॉलम बनेंगे वो हम लिख लेंगे। मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर टॉपिक में 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, पर वो एक पेज में ही वो 8 से 10 टाइप की डायमेंशन हम कवर कर लेंगे। 8 से 10 टाइप की डायमेंशन मैक्सिमम है जो एक एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, मैक्सिमम है। अब ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को याद करके ऐसा कैसा लिखे होगा आपको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मेहनत क्या करनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया था कि कोई भी फैक्ट लिखने के बाद जब तक आप उसको सब्सटेंटिएट नहीं करोगे तब तक वो आपको पेपर में नंबर नहीं देगा। जैसे आपने लिख दिया सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पाया जाता है इंडिया में, नहीं देगा नंबर। वो कैसे माने पाया जाता है? आप बोलो अरे वो तो बड़ा है, समझ आ रहा है, नहीं। उसे आप जब तक फैक्ट नहीं देखोगे, क्या फैक्ट दोगे तो आप बोलोगे कि इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स। इंडिया क्या है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन करता है? फूड ग्रेन्स। अब आप खाने वाली फसलों का अगर प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका एग्रीकल्चर क्या कहलाएगा? सब्सिस्टेंसी कहलाएगा ना। जिंदगी जीने के लिए कौन सी चीज जरूरत है? फूड ग्रेन्स की। आपने इस पर्टिकुलर फैक्ट को क्या कर दिया? क्या कर दिया? प्रूफ दे दिया इसका। लो अब दोगे कि नहीं दोगे नंबर? अब देगा क्यों नहीं देगा आपको नंबर? अगर आपने बोला मार्जिनल लैंड फील्ड्स हैं या स्मॉल लैंड फील्ड्स हैं, नीचे पॉइंट दे दो। 60% फार्मर्स इंडिया में क्या पाए जाते हैं? मार्जिनल पाए जाते हैं। उसे प्रूफ चाहिए। ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए उसे। जो आप लोग करते हो या बहुत जो नए लोग हैं वो करेंगे, जैसे वो लिखेंगे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, फिर आगे लिखना चालू करते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज द मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, दिस प्रॉब्लम क्रिएट्स लैक ऑफ अदर प्रॉब्लम। ऐसे करके एक कहानी लिख देते हैं उसको पूरी 5 लाइन की, काट के एक नंबर भी नहीं देगा, 0 देगा आपको। तो एक गलतियां आपको पेपर में नहीं करनी। ना तो आपके पास इतना टाइम है, ना ही आपके पास इतनी एनर्जी है, और ना ही सामने वाले के पास है कि वो इतनी बड़ी फालतू की चीज को पढ़े। आपको सिर्फ एक कीवर्ड लिखना है और कीवर्ड के लिखने के बाद उस कीवर्ड को आपको सब्सटेंटिएट करना है। कीवर्ड पे नंबर अगेन नहीं मिलेंगे पेपर में। उसके नीचे आपको कोई ना कोई फैक्ट के द्वारा उस कीवर्ड को क्या करना पड़ेगा, पेपर में जाके बताना पड़ेगा कि हाँ हम ये फैक्ट, ये दावे के साथ बोल रहे हैं, ये चीज सही है। जैसे आपने बोला डिपेंडेंट ऑन मानसून, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर नीचे कि 60% एग्रीकल्चर इंडिया में रेन फेड एरियाज में होता है। कहाँ पर होता है? ऐसे एरियाज में जहां पर डेफिशिएंट रेनफॉल है, मतलब कि जहां पर रेनफॉल कम पाया जाता है। कम क्यों पाया जा रहा है? कि हो रहा है नहीं हो रहा है, वहां पर अनसर्टेनिटी बहुत है रेनफॉल की। तो वहां पर आपने लिख दिया इस फैक्ट को। बैकवर्डनेस लिखोगे तो बैकवर्डनेस में आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, अपनी लिटरेसी का एग्जांपल दे सकते हो, या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो कि नॉर्थन स्टेट्स में अभी एक डाटा आया था, वुमेन्स का जो एजुकेशन का लेवल है वो बहुत कम है। कई बार क्या होता है ना, हमको सेफ साइड में भी जाना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डाटाज नहीं पता है, और इतने बड़े एग्जाम में कोई को नहीं पता होते डाटाज, पॉइंट टू पॉइंट कोई नहीं लिख सकता है। तो गलत लिखने की कोशिश मत करो। जैसे आपको पता है इंडिया रिसर्च नहीं करता है, हमारा रिसर्च में बहुत पुअर कंट्रीब्यूशन है, तो आप लिख दो जब इंडिया में जो रिसर्च का स्टेटस है वो बहुत पुअर है। अब आपको डाटा नहीं पता तो आप वहां पर लिख लो कंपैरिजन टू यूएस कंट्रीज। अब सामने वाले को जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कंपैरिजन कर दिया। कोई चीज अच्छी भी है, जैसे इंडिया में क्या हो रहा है ना, हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है वो सुधर रहा है, अच्छा हो रहा है। अब वो अच्छा हो गया, 26% हो गया लड़कियों का एनरोलमेंट, और पेपर में क्वेश्चन नेगेटिव आ गया। अब आप क्या बोलोगे, अच्छा है कि बुरा है? आपको लिखना तो बुरा ही है, वो अच्छी चीज को ही आपको बुरा लिखना है। तो फिर आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि 26 क्या है आपका GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, बट यूएसए से बहुत कम है। तो कोई बड़ी कंट्री को उठा के उसका कंपैरिजन कर दो, अगर वो अच्छी चीज भी है तो, अगर नेगेटिव लिखना है तो। ठीक है, तो ऐसे करके हम चीजों को कम शब्दों में बहुत अच्छा वहां पर जाके प्रेजेंट कर सकते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से वो आपको क्या दे देगा, पेपर में नंबर दे देगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के तो पूछ लीजिए। सोमवार से आपको वो सीट मिल जाएगी, तो ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा उस चीज़ के लिए। उसमें आपके टॉपिक होंगे तो जल्दी जल्दी से हम उन सब चीज़ों को लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखने जो चीज़ मुझे लिखवानी होगी वो मैं आपको नोट करवाऊंगा। ठीक है।